तो ये लोग कौन हैं? ट्रेडिंग एजुकेटर्स, जिन्हें वॉल्यूम और साइज़ के लिए इंसेंटिव्स मिलता है। वे मूलतः मुखौटे में ब्रोकर्स हैं। वे 4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स द्वारा इंसेंटिवाइज्ड होते हैं। एक्चुअली 3, क्योंकि उन्हें फाइनेंसिंग मिलती है। इसलिए ओटीसी गेन नहीं, बल्कि ब्रोकर्स उन्हें पे कर रहा है जो ओटीसी गेन प्राप्त करता है। इसलिए वे इनडायरेक्टली इंसेंटिवाइज्ड होते हैं। वे चाहते हैं कि आप पॉसिबल उतना सबसे बड़े साइज़ में जितनी बार संभव हो उतनी ट्रेडिंग करें। इसलिए वे हमेशा आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज दिखाते हैं जो उन्हें पे करती है, ना कि आपको। ढोंगी, वे ऐसे लोगों के रूप में जाने जाते हैं जो ट्रेडर्स होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। वे फेक ट्रेडर्स हैं। वे इंटरनेट मार्केटिंग के धोखेबाज हैं। यहाँ एक ढोंगी एजुकेटर के लाल झंडे हैं जो इन्वर्जन नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं और अनिवार्य रूप से ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं। डे ट्रेडिंग हमेशा काम करती है। वैसे हम जानते हैं कि यह हमेशा काम नहीं करती है, क्योंकि ट्रेडर वॉलेटिलिटी का गुलाम है और वॉलेटिलिटी बाजार को नहीं बताती कि क्या संभव है। बाजार ट्रेडर को बताता है कि क्या संभव है। हमारे यूरो डॉलर एग्जाम्पल को याद रखें। 106 अगले 250 ट्रेडिंग डेज के लिए खरीदें और बेचें। 106 पर खरीदें, 106 पर बेचें। यदि कोई वॉलेटिलिटी नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, असंभव है। इसलिए डे ट्रेडिंग हमेशा काम नहीं करती है। एक्चुअल में यह बहुत ही कम केसेस में काम करती है। पिछले 15 वर्षों में इसने केवल एवरेज 20% बार ही काम किया है और यह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। आप इसके साथ बहस नहीं कर सकते हैं। हम विशेष रूप से अमेरिकी इक्विटी और मेजर फॉरेक्स पेयर्स को देख रहे हैं और 80% समय इसने काम नहीं किया है। संभावनाएं आपके पक्ष में नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है? आपको इन्वर्जन नैरेटिव सुनाया जा रहा है। आपको जो सच है उसके ऑपोजिट बताया जा रहा है। लेकिन यह ब्रोकर और एजुकेटर के लिए क्या करता है? हर दिन वॉल्यूम की गारंटी। अगर आप पूरी तरह से मानते हैं कि डे ट्रेडिंग हमेशा काम करती है या इतिहास में अधिकांश समय में काम करती है और आगे बढ़ती है, तो आप क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, आप एक निश्चित इडियट हैं। आपको हर समय ट्रेड करने की गारंटी है। फैंटास्टिक परफेक्ट क्लाइंट्स। ब्रोकर्स को पेमेंट मिलता है, आपको नहीं। अगला, ओवरनाइट रिस्क न लेना और दिन के अंत में हमेशा अपनी पोजीशन से एग्जिट करना बेहतर है। यह ब्रोकर और एजुकेटर्स के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि आपको दिन में 2 बार ट्रेड करने की गारंटी है। आप एक पोजीशन में एंटर करते हैं और एग्जिट कर देते हैं। इसका यह भी मतलब है कि एजुकेटर को रिस्क के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि रिस्क को रात भर में कम किया जा सकता है। रिस्क को महीनों तक कम किया जा सकता है, को रिलेटेड एसेट्स के साथ हेज करके। अगला मिसकंसेप्शन, आप ट्रेडिंग में मंथली इनकम निकाल सकते हैं। वैसे हम जानते हैं कि यह सच नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी की आवश्यकता है। बड़े एजुकेटर्स के स्लोगन में से एक क्या है? इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करके $10,000 प्रति महीने कमाएं। वह जीवन प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं। Get the life you deserve. लेकिन यदि आप उस नैरेटिव पर विश्वास करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप निश्चित रूप से मूर्ख हैं। इसका अर्थ है कि आप मंथली इनकम के पीछे भागेंगे। आप इनकम के पीछे भागते हुए हर समय ट्रेड करेंगे। और यदि बहुत से लोग इनकम के पीछे भागेंगे तो क्या होगा? क्या आपको इनकम मिलेगा? यह इन्वर्जन नैरेटिव है। और रिटेलर्स गुमराह होते हैं कि ट्रेडिंग करना आसान है, आपको बस चार्ट पर कुछ लाइंस को फॉलो करने की आवश्यकता है। टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ कुछ सिग्नल्स हैं, लाइंस को फॉलो करें, यहाँ खरीदें यहाँ बेचें, यहाँ खरीदें यहाँ बेचें। इससे क्या होता है? गारंटी ट्रेड्स। यह पैडल मारने वाले चूहे हैं, चीज़ का एक टुकड़ा पाने की कोशिश कर रहे हैं। साइकोलॉजी ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर यह आपकी एकमात्र नैरेटिव है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। If that's your only narrative, you've got nothing. यदि आपके पास एक मजबूत दिमाग है तो आप रिस्क मैनेजमेंट में अच्छे होंगे और पैसा कमाएंगे। अगर यह आपकी एकमात्र सोच है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए केवल रिस्क मैनेजमेंट की आवश्यकता है। बकवास। आपको आइडियाज़ की आवश्यकता है।
यदि आपके पास अद्भुत आइडियाज़ हैं तो आप एक भयानक रिस्क मैनेजर हो सकते हैं और फिर भी पैसा कमा सकते हैं। अगला नैरेटिव, लाइफस्टाइल मैसेजेस। वह लाइफस्टाइल पाओ जिसके तुम हमेशा से हकदार रहे हो। एक दिन तुम भी मेरी तरह बड़ी कार के मालिक होगे। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे बस आपको इंडस्ट्री की रियलिटी और उम्मीदों और सपनों के साथ ट्रेडिंग की रियलिटी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वे उस तरह की लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं। यह एक फेक लाइफस्टाइल है, क्योंकि वे असली ट्रेडर भी नहीं हैं, वे फेक ट्रेडर्स हैं। और अगर आपको शुरू से ही याद है तो हमने बूमर्स और जेनेक्सिस और पेंशन की समस्या को देखा। हर कोई जानता है कि वे रिटायर नहीं हो सकते। यह समस्या का मेन पॉइंट है। जब मिडिल क्लास के मूर्खों की डेस्परेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मिलती है, तो इक्वेशन के सिर्फ दो पहलू, जब डेस्परेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मिलती है तो केवल बुरी चीज़ें ही हो सकती हैं। यह सब आपका ध्यान उस चीज़ से हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो महत्वपूर्ण है, और वे आपको अन्यथा समझाने के लिए चरम सीमा तक जाने वाले हैं। इन्वर्जन नैरेटिव यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर भी बहुत बड़ी है, लेकिन अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है? हमने आपके साथ उदाहरण में पहले ही इसका उल्लेख किया है कि कैसे कमीशन परसेंटेज के रूप में नहीं दिया जाता है। यह एक फ्लैट रेट है, लेकिन अभी भी ब्रोकर कुतिया है। वे केवल इन्वर्जन नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को रखने के लिए एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, खुद को वैलिड बनाने के लिए। क्योंकि अगर उनके पास ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म की ब्रांडिंग है और वे उनके साथ काम कर रहे हैं और उनके इंट्रोडक्शन के लिए एक जगह है, तो यह उनकी बुलशिट को वैलिड बनाता है। उन्हें एक घर की ज़रूरत है। उन्हें हमेशा ही एक घर की ज़रूरत होती है। और जाहिर है आपने देखा होगा कि हम ब्रोकर पर दबाव डालते हैं और हमारे पास वैश्विक स्तर पर 370 लोग हैं। जब आपके पास बहुत से लोग हैं जो काफ़ी अच्छा करते हैं और आप एक कूपन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, तो ब्रोकर आपको पसंद करता है और आपको महत्वपूर्ण कम्युनिटी लेवरेज भी मिलता है। क्योंकि यदि आपके पास एक प्लेटफॉर्म पर 100 लोग हैं और वे अच्छा करते हैं और यह एक कूपन बिजनेस है और आपने ब्रोकर को एक बिजनेस हेज प्रोवाइड किया है, तो क्या वे उन्हें खोना चाहते हैं? तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है? जब हम ब्रोकर से कुछ चाहते हैं तो वे हमारी कुतिया बन जाते हैं, क्योंकि वे 100 क्लाइंट्स नहीं खोना चाहते हैं। हमने सिचुएशन बदल दी है। तो प्रैक्टिस में यह इन्वर्जन नैरेटिव जैसा दिखता है, एक आईबी एग्रीमेंट। मुझे नहीं लगता कि हमें उस ढोल को फिर से पीटना होगा, लेकिन एक बात आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। यदि आप फाइनेंशियल मार्केट में किसी ऐसी व्यक्ति से एजुकेशन लेने जाते हैं जो दावा करता है कि वह एक एजुकेटर है और वह पढ़ाने में अच्छा है और वह एक ट्रेडिंग गुरु है, तो उसका आईबी एग्रीमेंट मांगे। यदि वे आपको एक प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होना चाहिए। ब्रोकर के लिए कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं रखना इल्लीगल है। इसलिए यदि एजुकेटर आपको यह नहीं देता है तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो मैसेज क्या है यदि वह आपको यह नहीं देता है? एजुकेटर का मैसेज क्या है यदि वे कहते हैं कि नहीं, मैं आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं दे रहा हूँ? तो उनके पास कुछ राज है और उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह इल्लीगल है। इसलिए किसी भी तरह से यह बुरा है। आप इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं? एक्चुअल में ब्रोकर से संपर्क करें और रेगुलेशन के तहत उनके कॉम्प्लाइंस डेस्क के ईमेल एड्रेस के लिए पूछें। उन्हें निश्चित रूप से आपको इसे प्रोवाइड करना होगा। उन्हें एजुकेटर के साथ रिलेशनशिप का पूर्ण डिस्क्लोजर करना होगा। इसलिए कंप्लाइंस से कांटेक्ट करें और एजुकेटर की पीठ पीछे जाएं। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि वे वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी द्वारा इंसेंटिवाइज्ड है या नहीं। रेगुलेटरी हिस्ट्री एक बड़ा मुद्दा है। एक्चुअल में एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या है, इसका एक रियल डेफिनेशन है। यदि कोई दावा करता है कि वह एक प्रोफेशनल ट्रेडर है या रहा है, तो आप कुछ ही क्लिक के साथ पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वे एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहे हैं तो डेफिनेशन यह है कि उन्होंने एक कंट्रोल टास्क किया है, और सभी भौगोलिक क्षेत्र में कंट्रोल टास्क अन्य लोगों के पैसे, इन्वेस्टर्स के पैसे का ट्रेड करना है। इसलिए इन्वेस्टर्स हेज फंड, पेंशन फंड होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होंगे। इन्वेस्टर्स बैंक में शेयर होल्डर्स हैं और बैंक के लोग शेयर होल्डर्स के पैसे से ट्रेडिंग करते हैं। वे बैलेंस शीट को कंट्रोल करते हैं।
इसलिए वे थर्ड पार्टी के कैपिटल के कस्टोडियन हैं और उन्हें रेगुलेट किया जाना चाहिए। रेगुलेट होने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी परीक्षा देनी होगी और हर ज्योग्राफी में हर जगह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड है। There's mine. यह मेरा FCA रजिस्टर है। इसलिए गोल्डमैन सैक्स, लेहमन ब्रदर्स, JP मॉर्गन को अन्य लोगों के पैसे से ट्रेडिंग करने के कंट्रोल टास्क करने के लिए रेगुलेट किया गया। और वॉलवुड कंसल्टेंट्स, जो एक छोटी सी फर्म है जिसमें हमारे 4 लोग थे, और हमें रेगुलेट किया जाना था क्योंकि हम एक दूसरे के पैसे से ट्रेडिंग करते थे। Very straightforward. पता लगाने का एक और आसान तरीका यह है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने ब्लूमबर्ग की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, तो बस उन्हें सर्च फील्ड में अपना नाम या एजुकेटर का नाम लिखने के लिए कहें और फिर मुझे लगता है कि यह 8 करियर है, उस पर क्लिक करें और यह उस व्यक्ति के पूर्ण करियर के साथ आता है जो ब्लूमबर्ग का क्लाइंट है। अब यह रिटेलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी कॉस्ट $25,000 प्रति वर्ष है, लेकिन ब्लूमबर्ग मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स के करियर को रिकॉर्ड करता है। यदि आप थोड़ा रिसर्च करें तो इसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। यह ऑनलाइन है। क्रल जॉइंस JP मॉर्गन। इक्विटीज ट्रेडिंग टीम भी ऑनलाइन है। तो लेहमन में इससे पहले कि आप सचमुच थोड़ी रिसर्च करें और पता लगाएं कि क्या कोई एक्चुअल में अपने करियर में एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहा है, यह मुश्किल नहीं है। लेकिन लोग यह नहीं समझते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक रिटेल ट्रेडर के बीच क्या डेफिनेशन है। यह राज है जो US में हमारे मेंटर्स में से एक है। US में रेगुलेटर फिनरा है। इसलिए राज बैंक ऑफ अमेरिका में ऑप्शन ट्रेडिंग के हेड थे, नमुरा में ऑप्शन ट्रेडिंग के हेड थे, पहले कुछ जगहों पर काम कर चुके थे, लेकिन वह 29 ईयर्स की एज में बैंक ऑफ अमेरिका में सबसे कम उम्र के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और 29 ईयर्स की एज में ऑप्शंस चलाते थे। इसलिए एक खिलाड़ी को पता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। इसे ऑनलाइन खोजने में 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट। यहाँ हमारे बाकी मेंटर्स हैं। तो ट्रिस्टन क्रिस कैथी वहाँ पर है। जेसन मैकडोनल्ड, क्षमा करें मुझे आपका मिडिल नेम लिखना चाहिए था। बेनबर्ग ग्रीन जो वहाँ पर है। हिशेम जो आज रात आ रहे हैं, उन्हें एक्चुअल में 8:30 बजे ही उतर जाना चाहिए था। हम वीकेंड में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हिशेम, आप इसे ऑनलाइन प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि नैस्डैक दुबई वे सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं क्योंकि हम केवल उन लोगों को काम पर रखते हैं जो एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहे हैं। तो आप इसमें किसी भी लिंक पर जा सकते हैं और आपको हर किसी का बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब हमारे किसी भी व्यक्ति को अब रेगुलेट नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल टास्क नहीं करते हैं। लेकिन जो बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति बता रहा है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होने का दावा करता है या एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहा है, तो आपको बस चेक करना है। और क्या होगा यदि आपके पास कोई ब्लैंक पेज आता है या आप इसे नहीं ढूंढ पाते हैं? क्या होगा यदि आप उन्हें इसे साबित करने के लिए कहते हैं और वे नहीं कर पाते हैं? एक्चुअल में क्या हुआ है, आपको एक रिटेल ट्रेडर द्वारा बताया गया है कि वे एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या वे एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? आपको संभावित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सिखाया जा रहा है जो बिल्कुल आपके जैसा ही है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें कुछ $1000 हैं और आप हर दिन ट्रेड करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहे हैं। यह मेरे जैसा है, हर दिन अपने पीछे के बगीचे में जाकर फुटबॉल को लात मारना और कहना कि मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ। बार्सिलोना मुझे अगले हफ्ते साइन अप नहीं कर रहा है और मुझे फ़ुटबॉल नहीं सीखना चाहिए। यह बहुत सीधा है। इसलिए कोई भी अपना रिसर्च कर सकता है और यदि आप नहीं करते हैं तो आप एक्चुअल में बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। आपको बस इतना करना है कि रेगुलेटरी हिस्ट्री को चेक करें, इसलिए IB एग्रीमेंट्स को चेक करें। बाज़ार में ट्रेडिंग एजुकेटर्स के बहुत बड़े मेजॉरिटी के पास बिल्कुल भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। वे रिटेल ट्रेडर्स हैं
जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होने का दिखावा करते हैं और इसके लिए चेक करने की आवश्यकता होती है। They are retail traders pretending to be professional traders. And it takes one check.